हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यास चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ चक्रवात यास के प्रभाव को लेकर की समीक्षा बैठक। देश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी। पिछले 24 घंटों में 1,86,000 नए मामले आए सामने। 44 दिन बाद सबसे कम नए मामले आए सामने। 2,59,000 लोग बीते 24 घंटे में हुए स्वस्थ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, वैक्सीन पर दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस। टूल किट को बताया कांग्रेस निर्मित। दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की जताई उम्मीद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। कोविड महामारी, हिंद प्रशांत और ट्रिप्स के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। भारत ने कोविड संक्रमण के स्रोत का पता लगाने के लिए वैश्विक अध्ययन शुरू करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैसले का किया स्वागत। विदेश मंत्रालय ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट और इस मुद्दे पर अध्ययन के निष्कर्षों पर सबकी स्वीकृति और सहयोग जरूरी। सरकार एमडीएम योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से मौद्रिक सहायता करेगी प्रदान। योजना से लगभग 11.8 करोड़ छात्र होंगे लाभान्वित। सरकार योजना के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि करेगी प्रदान। भारत को कोरोना महामारी से बचाव के लिए विदेशी सहायता है जारी। इस कड़ी में अब तक 18,016 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 19,085 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 15,206 वेंटिलेटर समेत अन्य जरूरी दवाइयां हुई हैं प्राप्त। नमस्कार, अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के बालासोर और भद्रक के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वेक्षण कर चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ चक्रवात यास के प्रभाव को लेकर समीक्षा बैठक भी की। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अरुण, प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की, आखिर जैसे उड़ीसा में उन्होंने जो समीक्षा बैठक की, क्या कुछ उस बैठक में निकल के आया, और जो हवाई सर्वेक्षण किया, क्या कुछ जानकारी उस खबर के माध्यम से? देखिए, इस समय पर जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एरियल सर्वे अभी किया था उड़ीसा से वेस्ट बंगाल का यहाँ पर, और उसके बाद में जाहिर सी बात है कि उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल के अंदर रिव्यू मीटिंग्स भी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी बात निकल करके आ रही है कि जो 1000 करोड़ रुपीस का जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज है, वो एक तरह से प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, जिससे कि तुरंत ही जो रिलीफ एक्टिविटीज है उसको अंजाम दिया जा सके। साथ ही साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा, जो इन स्टेट्स में विजिट करेंगी, बंगाल के अंदर और उड़ीसा के अंदर, और ये जायजा लगाने के लिए, असेसमेंट करने के लिए कि डैमेज का क्या साइज रहा है, कि पूरा जो एक्सटेंस जितना डैमेज कितना हुआ है इन दोनों स्टेट्स के अंदर। तो इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है, वो यहाँ पर विजिट करेंगी और इसका आकलन करते हुए दिखाई देंगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक तरह से एश्योरेंस भी दी है कि जितना भी रिस्टोरेशन का काम है, रीबिल्डिंग का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें जो भी सहायता की जरूरत होगी वो उस सहायता को मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ 2 लाख रुपए का जो एक्सग्रेशिया है, जो लोग गुजर गए हैं उनके परिवारजनों को देने का एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है, और जो 50,000 रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जो एक तरह से साइक्लोन यास की वजह से इंजर्ड हुए हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें निकल करके यहाँ पर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि इस बात को हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज है, जो भद्रक और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, और अगर हम बंगाल की बात करें तो जो पूर्व मेदिनीपुर है, वहां पर एक तरह से एरियल सर्वे पूरी तरह से किया। और इस बात को हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय पर 1000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक तरह से ऐलान किया है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए इमीडिएटली ओडिशा को दिया जाएगा, और साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए जो एडिशनल 500 करोड़ रुपए हैं जो वेस्ट बंगाल को दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 1000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। आफ्टर स्पेसिफिकली जो एरियल सर्वे प्रधानमंत्री ने किया, जो विभिन्न रिव्यू मीटिंग्स की, उसके बाद में जो 1000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसको प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम है, ये इसका गठन किया गया है, और ये अब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जाकर के जो तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में बातचीत करेंगे और एक तरह से असेसमेंट करेंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर कि आगे का डैमेज का साइज कितना है और कितने राहत पैकेज की जरूरत है। यानी कि अभी जो 1000 करोड़ रुपए दिया गया है, ये बिल्कुल इनिशियल अमाउंट है। ये माना जा सकता है क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया गया है, इसलिए ये माना जा सकता है कि जो डैमेज का साइज अब पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में साइक्लोन यास की वजह से और उड़ीसा में साइक्लोन यास की वजह से कितनी तबाही मची है और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कितना हुआ है, रीबिल्डिंग और रिस्टोरेशन में कितना और खर्च पड़ेगा, इसमें सेंटर का कितना योगदान रह सकता है, सेंटर और कितना असिस्ट कर सकता है। इसलिए इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का जो गठन किया गया है, ये अब इसका अनुमान लगाएगा, असेसमेंट करेगा और उसकी रिपोर्ट एक तरह से सरकार को सौंपी जाएगी। तो ये कुछ बड़ी बातें निकल करके आई हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एरियल सर्वे किया था, और अब इस बात को हम जानते हैं कि पिछले साल भी जब साइक्लोन अम्फन ने जब हिट किया था, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये कोविड महामारी का समय था, मई का महीना था, उस समय भी एरियल सर्वे किया था और एक तरह से 500 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को उस समय पर अनाउंस किए थे। उड़ीसा को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज की अनाउंसमेंट की गई थी, और सिमिलरली इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर राहत पैकेज आप कह सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल और ओडिशा को एक तरह से 1000 करोड़ का ऐलान किया, जिससे कि इमीडिएटली जो राहत है, जो राहत काम है, रिस्टोरेशन का काम है, उसे एक तरह से अंजाम दिया जा सके। अरुण, हमने देखा कि ओडिशा में जब समीक्षा बैठक हुई उस समय इस बात को कहीं सामने रखा गया कि जो एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, खासतौर से इस कोस्टल इलाकों को लेकर जहां पर ये प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उस दिशा में काम करने को लेकर बात निकल के आई, और जिसपे और संभवतः शायद हम आने वाले भविष्य में कुछ काम होते भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ओडिशा में जब रिव्यू मीटिंग चली है तो उसपे जो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस बात को रेज किया है कि जो जिस तरह के डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जा सके, उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कई सारी पावर लाइन्स हैं वो तुरंत इम्पैक्ट होती हैं, टेलीकॉम लाइन्स हैं काफी हद तक इम्पैक्ट होती हैं,
साइक्लोन में जो बड़ी बड़ी समुद्र में जो लहर आती है, जो ज्वार उठते हैं, उससे जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको काफी एक तरह से नुकसान पहुंचता है। इन चीजों को कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जा सकता है। अगर पावर जो ट्रांसमिशन इंफ्रा है उसको हम डिजास्टर रेजिलेंट बना सके, अंडरग्राउंड केबलिंग पर फोकस कर सके, साथ ही टेलीकॉम लाइंस को हम डिजास्टर रेजिलेंट बना सके, और जो कोस्टल एरिया के पास में जो लोग रहते हैं वहां पर हम कैसे इंफ्रा को डेवलप करें जिससे कि जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, ज्वार उठता है ऐसे साइक्लोन के समय में, उससे पानी का ज्यादा भराव ना हो जाए लोगों के घरों के अंदर, इस चीज को कैसे रोक सकें। ऐसे और अन्य देशों में भी देखा गया है कि जहां पे साइक्लोन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, साइक्लोन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो इस तरह के डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहता है। तो इसी की बात जो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के बात की ओडिशा के अंदर हमने देखा, तो कैसे प्राइमरी इस तरह के इंफ्रा को डेवलप किया जा सके, इस बात पर फोकस रहा है। लेकिन प्राइमरीली हमने देखा कि आप चाहे साइक्लोन ताउते की बात कर लें या फिर हम साइक्लोन अयास की बात कर लें, हमने देखा कि जो हमारी देश की जो इंस्टीट्यूशन है जो कि वेदर फोरकास्टिंग के अंदर इन्वॉल्व है, उनकी बहुत ही एक्यूरेट फोरकास्टिंग की वजह से हमने देखा कि पहले से डिप्लॉयमेंट किया गया, यानी 21-22 तारीख के आसपास आप देखिए कि एनडीआरएफ टीम को रवाना कर दिया गया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए, उनको प्री डिप्लॉय कर दिया गया था, स्टैंड बाय पे रखा गया था, 90 टन से भी ज्यादा का सामान उनका पहुंचा दिया गया था। तो ऐसे में फोरकास्टिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है कि बहुत ही एक्यूरेट फोरकास्टिंग की जा सके जिससे इस तरह के साइक्लोन से निपटा जा सके। जी शुक्रिया अरुण। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजीव भट्टाचार्य। तो वहीं ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जेना ने प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराया है और साथ ही कहा है कि हमें चक्रवात से हुए नुकसान के आकलन के लिए 7 से 8 दिन का समय चाहिए। Honorable Chief Minister requested that we will not ask for any support on response. Response we will be able to manage from our own resources. Immediate relief, response and recovery will be managed from our own resources. We told Honorable Prime Minister that it would take 7-8 days to complete our damage assessment. And once damage assessment is completed, we will be able to know what exactly has happened and how much of fund would be required for response aid, which we will manage from our own internal resources. And we would seek support of Government of India in this process. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने वैक्सीन के बारे में भ्रामक प्रचार किया, जबकि सरकार इसी साल दिसंबर के पहले तक देश में टीकाकरण अभियान पूरा कर लेगी। राहुल गांधी को अगर वैक्सीन की इतनी ही चिंता है तो उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों पर ध्यान देना चाहिए जहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ी हो रही है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कोवैक्सीन इंजेक्शन लेकर ही जब उनका नंबर आया तब उन्होंने शुरुआत की। पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि आज राहुल गांधी का बयान देखकर एक बात पक्की हो गई है कि टूल किट आपके ही द्वारा निर्मित है। जिस तरह की भाषा, तर्क और लोगों में डर फैलाने की आपने कोशिश की है वो उसी रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी का प्रेस बयान सुन के सारा देश उनकी भर्त्सना कर रहा है, क्योंकि टूल किट का स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने आज प्रधानमंत्री की नौटंकी
इस शब्द का उपयोग किया। जब प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। मिड डे मील योजना के तहत सभी पात्र बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के जरिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंजूरी दे दी है। यह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की घोषणा के अलावा है। यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लगभग 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार के इस एक बार के विशेष कल्याणकारी उपाय से देश भर के 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 11.8 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। एनसीसी कैडेट्स को और भी ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने एनसीसी ट्रेनिंग ऐप के नए रूप को जारी किया है। एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 में इस बार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कैडेट्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैडेट्स को और ज़्यादा समझाने के लिए इसमें वीडियो की संख्या को भी बढ़ाकर 225 कर दिया गया है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार से। उन्होंने बताया कि एनसीसी में कैडेट्स को इसरो के साथ जुड़कर जीआईएस ट्रेनिंग देने की योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एनसीसी कैडेट्स भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। और कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से सेवा ही संगठन के जरिए जन सेवा एम्बुलेंस एवं शव वाहन की निःशुल्क सेवा की शुरुआत हुई है। ये सेवा तय निर्धारित तारीख को दिल्ली के हर जिले से होकर गुजरेगी। इस सेवा के लिए पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने अपना मोबाइल नंबर जन सेवा एम्बुलेंस एवं शव वाहन के लिए सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निःशुल्क जनसेवा एम्बुलेंस एवं शव वाहन को प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाई है। निःशुल्क जनसेवा एवं शव वाहन एम्बुलेंस को दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाई। ये सेवा उन लोगों तक मुफ्त पहुंचाई जाएगी जिन्हें अस्पताल तक अपने मरीजों को पहुंचाने के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्वांचल मोर्चा की सेवा की पहल की तारीफ की। 2 वाहन एम्बुलेंस और जनसेवा के वाहन शुरुआत किए हैं। ऐसे अनेक कार्य पार्टी कर रही है सेवा ही संगठन में, चाहे अस्पतालों के बाहर भोजन वितरण हो या फिर होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को खाना पहुंचाना हो। कोविड महामारी के इस दौर में पूर्वांचल मोर्चा ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के जरिए जनसेवा को सर्वोपरि माना है। प्रदेश अध्यक्ष ने एम्बुलेंस पर खुद अपना मोबाइल नंबर दिया है। कोई भी मरीज इस सेवा के जरिए मुफ्त में अस्पताल तक पहुंच सकता है और साथ ही बेसहारा लोगों के लिए शव वाहन के जरिए शमशान तक पहुंचाने का जिम्मा भी पूर्वांचल मोर्चा ने उठाया है। मोर्चा के अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने अंतिम श्वास को बचाने से लेकर शमशान में लकड़ी पहुंचाने तक में मानवता की मिसाल पेश की है। 2 एम्बुलेंस चलाई गई दिल्ली प्रदेश 14 पंडित पंथ मार्ग से। एक एम्बुलेंस का कार्य सभी जिलों में जाकर जो भी वैक्सीन के लिए अपने सीनियर सिटीजन हैं या जो विकलांग हैं उनको वो एम्बुलेंस के जन सेवा एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर जाना। दूसरी 100 वाहन एम्बुलेंस है, वो निःशुल्क कोई भी कोरोना पीड़ित परिवार है जो दाह संस्कार करने में असमर्थ है, उसको जितनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए
उनकी अर्थी से लेकर दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन की वो पूर्वांचल मोर्चा ने अपने संकल्प के साथ लिया है और मैंने स्वयं अपना मोबाइल नंबर दिया है जिससे कि किसी को किसी कार्य में विलंब ना हो। तय तारीख के हिसाब से यह सेवा हर जिले में पहुंचती है। मंगलवार को जनसेवा एवं शव वाहन एम्बुलेंस उत्तर पश्चिम जिले में पहुंची, लोगों को सेवाएं दी और स्लम बस्तियों में जाकर फल का वितरण भी किया। पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय कौशल मिश्रा जी ने जो 2 एम्बुलेंस चलाया था, आज वो एम्बुलेंस हमारे ज़िले में हमारे यहाँ निवास स्थान पे आज वो आए और हमने यहाँ पे आकर के आसपास के लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क, फल वगैरह वितरण किया। और वो एम्बुलेंस जो है पूरे दिल्ली में घूम रही है। एक एम्बुलेंस जो जनसेवा कर रही है उस अंतर्गत आज हमारे ज़िले में आई। तो दूसरा एम्बुलेंस इन्होंने 100 के लिए रखा है जो लवारिस हो या जिनको कोई व्यवस्था नहीं हो, वो निःशुल्क है। हमारे अध्यक्ष जी ने ये काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। कठिन दौर में जब महामारी में अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, अस्पताल पहुंचाने से लेकर अंतिम यात्रा तक में अपनों ने मुंह फेर लिया। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने उस भारतीय परंपरा और संस्कृति को जीवंत किया है जिसमें जनसेवा को सच्ची सेवा का सार बताया गया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।